हेलो बच्चों। विद्युत धारा 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर संयोजन से संबंधित बातें बताई और इसका दो न्यूमेरिकल भी, उसके दो सवाल भी कर चुके हैं। आज हम आपको विद्युत धारा के जो तापीय या ऊष्मीय प्रभाव है उनके बारे में हम आपको बताएंगे और इस अध्याय के सभी सवाल या न्यूमेरिकल जो भी हैं वो हम सबसे लास्ट में फिर से एक बार लेंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं कि सर्दी के अंदर जब जोर से ठंड पड़ती है तो हम कमरे में हीटिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं, हीट ब्लोअर होते हैं, या पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं, या वो पानी की जो इमर्शन रॉड होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि विद्युत जा रही है, विद्युत बह रही है और वो अपना तापीय प्रभाव पैदा कर रही है। या चाय बनाने की इलेक्ट्रिक केटल होता है या ब्रेड सेकने की टोस्टर होता है, इन सब में हम क्या करते हैं, बिजली या वोल्टेज को देते हैं, जिसके चलते उसके अंदर जो फिलामेंट या उच्च प्रतिरोध का जो तार होता है उसके अंदर ऊष्मा पैदा होती है। यहां तक कि आपने कई बार किसी सिनेमा हॉल या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी देखा होगा कि वो दुकानदार होता है जो समोसे या पेटीज बेचता है, वो भी उस कांच के डब्बे में एक बल्ब लटका देता है। तो वो बल्ब उसमें इतनी गर्मी पैदा करता है कि वो गर्म समोसे या पेटीज, कचौड़ी वगैरह होती हैं, वो लंबे समय तक गर्म बनी रहती हैं। तो आज हम उसी बारे में समझेंगे कि विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करता हूं। तो जब भी ये धारा बह रही है या आवेश बह रहे हैं तो वो प्रतिरोध के अंदर दूसरे परमाणु एवं आयन से टकराते हैं, और जब भी वो टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा उन परमाणु या आयंस को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि हमको चालक तार गर्म महसूस होता है। अब सूत्र तो ये आपको ध्यान रखना ही, वही कितनी ऊष्मा पैदा होगी, H बराबर I स्क्वायर RT। अब ये I कहां से, इसके लिए मैं आपको बोर्ड के पास लेके चलता हूं। तो H बराबर I स्क्वायर RT को ही जूल का तापीय नियम कहते हैं या जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो अब मैं बोर्ड के पास जाता हूं, यहां तक आप उतार लीजिए। तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT को जूल का तापीय या ऊष्मीय नियम कहते हैं। आइए अब बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिए। हम अच्छे से जानते हैं कि हम बहुत देर तक टीवी का इस्तेमाल करें या 2-4 घंटे घर में पंखा चलता रहे या बल्ब जलता रहे तो वो गर्म हो जाते हैं। तो जो भी आपने बिजली या वोल्टेज खर्च किया है, उस वोल्टेज या करंट का कुछ हिस्सा तो आपके काम में खर्च होता है कि भाई बल्ब का काम क्या है, रोशनी देना। बट उस उपयोगी काम के अलावा भी वो क्या करता है, ऊष्मा पैदा कर देता है। उस ऊष्मा को तो आपको कमरे में जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप तो उल्टा कमरे में ठंडक चाहते थे, पर बल्ब ने या टीवी ने उल्टा वहां पे गर्मी पैदा कर दी। ठीक है जी। तो कभी भी आप फ्रिज के पीछे, एसी के पीछे या टीवी के आसपास हाथ लगाएंगे तो महसूस करेंगे वहां पर गर्मी है। तो बहुत देर तक चलने पर बिजली के उपकरण गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं कि इनमें से कोई भी उपकरण के अंदर आपका प्रतिरोध या तार जो बना होता है, उसके अंदर जब भी आवेश बहता है तो वो आवेश उस प्रतिरोध या चालक तार के परमाणु व आयनों से भी टक्कर करता है। इस टक्कर की वजह से ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है जी। अब हम इसका सूत्र देखेंगे, तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो कोई भी बिजली का उपकरण या यंत्र लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ऊष्मा पैदा करता है, वो खुद भी गर्म हो जाता है। तो वजह क्या है, वही कि जब भी आवेश बहेगा तो वो चालक तार के अंदर तो वो टक्कर करता है, किसके साथ, परमाणु आयनों के साथ, जिसकी वजह से वो टक्कर वाली ऊर्जा उन परमाणु व आयनों को ट्रांसफर हो जाती है। यानी आवेश अपनी ऊर्जा को परमाणु व आयनों को स्थानांतरित कर देता है। अब हम इसका सूत्र देखते हैं। तो ये आर एक प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध किसी बिजली के उपकरण को ही बता रहा है कि मान लीजिए प्रेस के अंदर या टीवी के अंदर कोई
किससे मिलके बना होगा, वो किसी प्रतिरोध से मिलके बनता है। तो उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V है जो हमने किसी सेल वगैरह से पैदा किया है। तो इस तार से Q आवेश t समय में बहता है, ऐसा हमने मान लिया। तो दिखाया गया तार जिसका प्रतिरोध R है या यंत्र जिसका प्रतिरोध R है, उसके सिरों पर विभवांतर V है और उसके अंदर t समय में Q आवेश बहता है। तो यहां से अब हम अपना व्युत्पत्ति या डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो जब भी Q आवेश इसमें से बहेगा तो स्रोत या सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य को हम किससे दिखा रहे हैं, W से, ये ऐसे वाले W से। तो वो किसके बराबर होगा, विभवांतर गुणा आवेश। और ये सूत्र तो हमने पहले भी देखा था, याद करिए विभव की परिभाषा में आपने क्या देख के आए थे, V = W/Q। तो उसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरह से समझिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो वर्ग क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणित Q। इस पे तो अपन ने वैद्युत धारा के दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल भी किया था कि कभी भी Q आवेश को किसी विभवांतर से आप गुजारते हैं तो वहां पर एक कार्य होता है जिसको हम किससे दिखाएंगे, W = VQ से। अब बात करेंगे शक्ति पर। तो शक्ति क्या होती है, आप लोगों ने कार्य नाम का जो अध्याय होता है 9th में, उसमें पढ़ा होगा कि शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। तो कार्य को जब भी हम समय से भाग दे देंगे, तो कार्य को जब भी समय से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाती है, शक्ति। ठीक, शक्ति को हम किससे दिखा रहे हैं, P से। अब ये जो कार्य है उसको हमने यहां से लिख दिया VQ, और समय को मान लीजिए T समय में वो आवेश बहा था, तो VQ/T। अब हम अच्छे से जानते हैं आवेश प्रवाह की दर या आवेश को जब समय से भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, धारा। तो इस तरीके से शक्ति का सूत्र क्या बन गया, P = VI। ठीक है जी, तो अब ये बन चुका है P = VI। तो कृपया यहां तक आप नोट कर लें, मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूं। तो ये सब हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या जूल के ऊष्मीय प्रभाव को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है P = VI तक मैंने आपको समझा ही दिया था। अब ये जो P है जिसको हम शक्ति का प्रतीक ले रहे हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वॉट, है ना। ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में WATT, हिंदी में वॉट दिख ही रहा है आपको। ठीक है जी, अब वाट को परिभाषित करना हो तो पहले तो सूत्र लिख दिया P = VI। तो वही V और I की वैल्यू 1 डाल दें कि भाई 1 एम्पियर की धारा यदि 1 वोल्ट के विभवांतर से बहती है तो हम कहेंगे कि वहां पर कितनी शक्ति पैदा हो रही है, 1 वॉट। ठीक है जी, तो हर बार अपन ने इस तरह से एकांक लेके ही परिभाषाएं दी हैं। तो 1 एम्पियर की धारा यदि किसी 1 वोल्ट के विभवांतर से बहती है तो हम कहेंगे कि वहां पर 1 वॉट की शक्ति पैदा हुई। पर वॉट एक छोटी यूनिट है तो हम क्या लेते हैं, किलोवाट। ये के लिख दिया है मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा, है ना। देखो फिर से लिखता हूं, 1
के डब्ल्यू, तो ये कहलाता है 1 किलो वाट, है ना। के को कैसे पढ़ेंगे, किलो, और किलो का मतलब आप सब जानते हो, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1 किलो वाट का मतलब कितना हो गया 1000 वाट। ठीक है, इस सबको आप नोट करें। तो शक्ति का एक सूत्र तो आया वी आई, फिर हम अच्छे से जानते हैं ओम्स लॉ से कि वी का मान क्या होता है आई आर। ठीक है जी, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो ये हो गया वी आई। अब वी की जगह हमने क्या लिख दिया, अब फिर से वो आई आर लिख दिया। तो जैसे ही वी की जगह आई आर लिख देते हो तो एक आई पहले से था, तो आई और इससे गुणा हो गया, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है जी, तो ये शक्ति का एक और सूत्र हो गया, वी आई के अलावा क्या हो गया आई स्क्वायर आर। तो धारा का इस वर्ग गुणित प्रतिरोध। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये आई को भगा करके उसकी क्या लिख दें वी बाई आर। तो जैसे ही आई की जगह पे बी बाई आर लिखोगे, एक बी पहले से था तो वी और वी से गुणा होके ये वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। तो ये तीनों शक्ति के सूत्र हैं। तो शक्ति के सूत्र हो गए, एक तो वोल्टेज एवं करंट का गुणनफल वी आई, एक हो गया धारा का वर्ग गुणित प्रतिरोध, और तीसरा हो गया आपका जो विभवांतर है उसका वर्ग बटा प्रतिरोध। तो तीनों सूत्र काम के हैं। जिस सवाल में जैसा जो डाटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब शक्ति के बराबर है। तो जिस सवाल में धारा और आर का जिक्र कर दिया जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जिस सवाल में यदि वी विभवांतर दिया गया होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक तो हम देख रहे थे शक्ति, ठीक है जी। तो क्या हुआ, किसी भी परिपथ में जो भी धारा बह रही है या परिपथ को जो भी ऊर्जा दी जा रही है वो कौन दे रहा है, स्रोत कौन होगा, सेल। तो जो सेल होता है जो कि विभवांतर पैदा करता है वो ही परिपथ को ऊर्जा देता है। तो मान लीजिए वो टी समय में स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा हमको निकालनी हो, तो इसी सूत्र को हम उल्टा पुल्टा कर लेंगे। ये लीजिए कि स्रोत द्वारा जिसका कि पावर या शक्ति P है, वो यदि T समय तक उसने परिपथ को ऊर्जा दी और धारा को बनाए रखा, तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, समय को P से यानी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शक्ति को जैसे ही समय से गुणा कर दोगे तो सेल या स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा T समय में आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो जो कार्य है उसको हमने फिर से लिख दिया, स्रोत की शक्ति गुणित कितनी देर तक उसने शक्ति दी। तो ये ऊर्जा ही प्रतिरोध में ऊष्मा की हानि है, क्योंकि जब तक वो स्रोत शक्ति देता रहेगा, ऊर्जा या धारा बहती रहेगी और धारा के बहने से आवेश का टक्कर होता रहेगा आयनों से और परमाणु से, तो जब तक टक्कर होती रहेगी लगातार ऊष्मा पैदा होती रहेगी। ऊष्मा को अब मैं H से दिखाऊंगा भाई, ऊष्मा को मैं किससे दिखाऊंगा, H से दिखाऊंगा। इसका प्रतीक अब क्या होगा, हमारा H होगा। ठीक है जी। तो ये जो H है ना जी, तो ऊष्मा को या ऊर्जा भी ऊष्मा का ही एक रूप है। तो ये ऊष्मा जो होगी उसका सूत्र अब क्या बन जाएगा, P की जगह तो मैं ये ले आया, P की जगह मैं क्या ले आया VI। ठीक है जी, T से गुणा कर ही दिया, तो ये ऊष्मा क्या बन जाएगी आपकी VIT। फिर से वही बात, V की जगह आप IR लिख दोगे, जैसे IR लिख दोगे एक आई पहले से, तो आई स्क्वायर RT बन जाएगा। ठीक है जी। तो एक और बात कि भाई हमको आई भगाना है, तो आई का सूत्र क्या बन जाएगा, कौन सा लाते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो जैसे ही आई का मान वहां पर रखोगे एक सूत्र और बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर टी। तो बस यही तीन बातें इसी ये शक्ति में बताया था। अब इस शक्ति को यदि आपको ऊष्मा की हानि या कार्य में लेना है तो बस इनको टी से गुणा कर दिया, तो वी आई को टी से गुणा किया तो ये मिल गया, आई स्क्वायर आर को टी से गुणा किया तो ये मिल गया, और वी स्क्वायर बाई आर को टी से गुणा किया तो ये मिल गया। तो ये तीनों सूत्र आप नोट कर लें।
तो इसी आई स्क्वायर आर टी को जूल का तापन का नियम कहलाते हैं। इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट गिवन बाय जूल। तो जूल का तापन का नियम या फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये धारा का वर्ग है, यहां पर ये विभवांतर का वर्ग है। तो आप इसको उतारिए। तो उम्मीद है बेटा आपने सबने लिख लिया होगा कि ये जो सूत्र है शक्ति के, उसी को जब समय से गुणा कर देते हैं तो वो ऊर्जा या ऊष्मा, ठीक है जी, कहलाते हैं। अब एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, बिजली का बिल अब तो हर महीने ही आता है, तो बिजली के बिल में जो कहता है ना भाई इतनी यूनिट खर्चा हो गया, उसमें आप कभी बिजली का बिल पढ़िएगा, उसमें यूनिट करके देते हैं कि भाई इतना यूनिट इस महीने में आपका खर्च हुआ, फिर वो एक यूनिट को 6 रुपये 7 रुपये या जो भी आपका स्लैब आएगा उसके हिसाब से गुणा करता है। तो जनरली छोटे शहरों में भी कम बिजली खा रहे हैं, आपका उपकरण या कम उपभोग है, तो 6-7 रुपये का ही रेट होता है। बड़े शहरों में 10 से 11 रुपये भी हो जाता है। एनीवे, तो वो यूनिट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये आपको ध्यान भी रखना है। तो वो जो बिजली के बिल में व्यावसायिक तौर पर जिस यूनिट शब्द का प्रचलन है या जिसको यूनिट बोला जा रहा है, वो यूनिट साइंस के हिसाब से ये है 1 किलोवाट आवर। हिंदी में लिखें तो 1 किलोवाट घंटा। अच्छे से इसको जरा ध्यान रख लें अच्छे से। तो घरों में बिजली के बिल की गणना के लिए जो व्यावसायिक यूनिट कहलाती है, व्यावसायिक यूनिट, वो यूनिट का मतलब साइंस में क्या होता है 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट घंटा। यदि आपने ऊर्जा का उपयोग कर लिया, यानी 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है, या फिर दोनों का गुणा कर लिया, तो क्या हुआ, ये अब ये ऊर्जा बन गई है। समझ रहे हैं क्यों? ये तो शक्ति हुई और शक्ति को समय से गुणा कर लिया तो क्या बन गया, ऊर्जा। तो 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट घंटा की बराबर की ऊर्जा है ये। इसीलिए 1 किलोवाट घंटा, तो किलो को किससे गुणा कर दिया, किलो का मतलब क्या होता है 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। इसको इससे गुणा कर लीजिएगा तो ये आपको जूल में मिल जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। इसको उतारिए तो कुल मिलाकर 1 यूनिट जो कि बिजली के बिल को गणना करने के लिए एक व्यावसायिक यूनिट है, उसका मतलब किलोवाट घंटा में ये है और जूल में ये है।
ठीक है बच्चों, लिख लिया? तो इसको तो जरूर ध्यान रखना, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब मैंने एक छोटी सी ऐसी कैलकुलेशन दिखा दी है ना। तो घर में ये जो बल्ब लगते हैं, ऐसे वाले बल्ब, ये वाले बल्ब जो होते हैं, तो बाजार से आप 100 वाट का बल्ब लिया है जो तेज रोशनी देता है। उस 100 वाट के बल्ब को यदि आप 10 घंटा जला लेंगे तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? 1000 वाट घंटा। दोनों का गुणा ही तो करना है ना। यूनिट देखिए यहां पर क्या यूनिट आ रही है, यूनिट की, है ना। ये तो यूनिट वो बिजली के बिल वाला है, और ये मात्रक, क्या मात्रक आ रहा है? वाट इंटू घंटा। तो देखिए इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1000 वाट घंटा, यानी कि 100 वाट का बल्ब यदि आपने 10 घंटा जला लिया तो बिजली विभाग की तरफ से आप पर 1 यूनिट का चार्ज लग जाएगा। अच्छे से बात को समझें। तो 100 वाट का बल्ब यदि आप 10 घंटा जला देंगे तो आपका कंज्यूमशन कितना हो गया, आपका उपभोग कितना हो गया? दोनों गुणा कर दिया, 1000 वाट घंटा। अब 1000 वाट घंटा देखिए यहां पर एक, ये क्या था? 1000 वाट घंटा क्या है? ये 1 किलो वाट घंटा, समझ रहे हैं? 1000 वाट घंटा। तो ये किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर। यानी आपने 1 यूनिट बिजली खा ली। इसका मतलब लगभग 100 वाट के बल्ब को आप 10 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो आपको 6-7 रुपए का खर्चा आएगा। अब आगे बढ़िए। आजकल सब घरों में वो सफेद रोशनी के एलईडी बल्ब लगते हैं। तो एलईडी बल्ब जनरली 8 वाट का भी होता है। मैं तो चलो 10 वाट के लिए कैलकुलेशन कर दी है। तो मेरी गणना 10 वाट का एलईडी बल्ब के लिए, तो 10 वाट का वो एलईडी बल्ब यदि आप 100 घंटा जलाओगे, देखो इसको तो 10 घंटा जलाने से ही 1 यूनिट यानी 6-7 रुपए का खर्चा आ जा रहा था। पर इस वाले को यदि आप 100 घंटा, अरे 100 घंटे तो 4 दिन से भी ज्यादा हो जाते हैं। 4 दिन के बाद 4 दिन में कितने घंटे होंगे? 96 घंटे होंगे, 96 घंटे होंगे। तो इस एलईडी बल्ब को यदि आप 4 दिन तक लगातार जलता भी छोड़ दो तब भी आपकी बिजली कितनी आएगी? 100 गुणित 10 यानी वही 1000 वाट घंटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 यूनिट। और उसकी कीमत जनरली वही 6-7 रुपए के आसपास होती है। तो देखिए कितना फर्क है। जब भी आप एलईडी बल्ब जला रहे हैं जिनमें वो सफेद रोशनी आती है, तो वाकई में देश की आप बहुत बिजली बचा रहे हैं। बिजली बच रही है मतलब पर्यावरण का आप सम्मान कर रहे हैं। कम बिजली खर्च होगी, इसका मतलब कम कोयला जलेगा, कम पेड़ कटेंगे। अब जरा ये देखिए, गर्मी में एसी इस्तेमाल करते हैं, तो जहां पर जब वो एसी इस्तेमाल होता है तो वो एसी जनरली क्या 2000 वाट के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2000 वाट के इसको तो यदि आप आधा घंटा भी चला लें, ये आधा है 1/2 है ना, 0.5 समझ लो। तो जैसे इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे तो 2000 गुणित आधा, तो जैसे इसको गुणा कर दो देखो फिर से क्या क्या 1000 वाट घंटा। जैसे ही आ गया, इसका मतलब बेचारा एसी को तो, मतलब एसी कितनी बिजली खा रहा है, आधे घंटा भी चला देंगे तो आपको 1000 वाट घंटा यानी 1 यूनिट का चार्ज आप पर लग जाएगा। इसका मतलब कोई पूरी रात यदि 8 घंटे सोता है तो 8 घंटे में तो भाई ये क्या स्थिति पैदा कर देगा, समझ रहे हैं। तो 8 घंटे में तो 8 को इससे गुणा करेंगे तो 16 यूनिट की बिजली, यानी कि 6 रुपए से गुणा कर दें तो लगभग एक रात सोने के आपने एसी पर 100 रुपए खर्च कर दिए। ये है। तो एनीवे ये तो बिजली के बिल की गणना है, पर फिर भी यूनिट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट घंटा। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये जो जूल तापन के हमने रूल पढ़ा कि भाई जो पैदा होने वाली ऊष्मा है वो I² RT के बराबर होती है, तो उसके कुछ अनुप्रयोग यानी कि दैनिक लाइफ में जो उसके इस्तेमाल है उसको हम आप सीखेंगे। तो सबसे पहले तो वही जो 10-12 रुपए का एक पीला रोशनी वाला बल्ब आता है उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। तो जूल तापन के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले कि भाई जूल तापन के क्या क्या दैनिक लाइफ में उपयोग है, ठीक है। वैसे तो है ही सही भाई, ब्रेड सेकने के लिए टोस्टर होता है, पानी गर्म करने के लिए रॉड होती है, ठीक है जी, हीटर होता है। तो सबसे कॉमन अपन पहले बल्ब को लेके आ रहे हैं। तो बल्ब ये यहाँ तो कांच का होता है और यहाँ पर ये जो तार जैसा दिखता है इसको फिलामेंट कहते हैं। इसका नाम क्या है? ये फिलामेंट लिख दिया है, ठीक है जी। ये फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 3380 को याद करने में आपको दिक्कत है तो 3-3-3-3 करके आप याद कर लेना, कम से कम पास का कुछ तो अंक आपको याद रहेंगे। तो ये बहुत काम की बात है। हर एग्जाम में 10वीं में ही नहीं, आगे भी 12वीं में या कोई भी नौकरी के किसी भी एग्जाम में अक्सर ये आता रहता है। तो बल्ब जो है
उसका फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है। अरे भाई इतना गलनांक उच्च नहीं होगा ना तो पता है बल्ब शुरुआत में ही भाई आप बाजार से लेके आए, शुरू के 1 आध घंटे में ही फ्यूज हो जाता, मतलब वो उसका फिलामेंट टूट जाता। तब फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं तंतु। अब मुझे इसका शब्द ध्यान आ गया, फिलामेंट को क्या बोलते हैं? तंतु। बाकी फिलामेंट याद रख लो तो अच्छी बात है। तो फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है और वो उच्च गलनांक होता है, बहुत उच्च गलनांक होता है, इसीलिए बल्ब को आप कई कई घंटे जला लेते हैं, कई महीनों साल चला लेते हैं, तब भी वो चलता रहता है। क्योंकि कितना भी चलाने के बाद भी वहां का तापमान उसके गलनांक तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए फिलामेंट चलता रहता है। पर क्या होता है, लगातार युद्ध होते होते भी वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता रहता है, लगातार वो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता रहता है, जिसके चलते वो तंतु या फिलामेंट लगातार कमजोर होता जाता है। फिर भी वो कंपनी जो बल्ब बना के देती है, वो फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए बल्ब के इस हिस्से में एक निष्क्रिय गैस भर देती है। निष्क्रिय गैस कौन सी? नाइट्रोजन या आर्गन। ठीक है जी। तो ये निष्क्रिय गैस होती है नाइट्रोजन आर्गन, किसी भी तरीके से फिलामेंट से या तंतु से कोई प्रतिक्रिया आदि नहीं करती हैं, ये निष्क्रिय गैस है। तो इन गैसों को भरे जाने से ही फिलामेंट की आयु बनी रहती है। इसीलिए कई बार बल्ब को या ट्यूबलाइट को तोड़ते हैं तो टक करके आवाज आती है, क्योंकि अंदर इन गैस तो भागती है, इनकी जगह लेने के लिए बाहर की वायु प्रवेश करती है। तो कभी भी तोड़ के देखिए, थोड़ी अलग सी आवाज आती है, क्योंकि जैसे ही तोड़ेंगे ये बाहर निकलते हैं और बाहर की वायु अंदर की तरफ। ट्यूबलाइट में तो बहुत स्पष्ट होती है आवाज। तो इसके अंदर जो टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है वो ही बहुत ज्यादा गर्म होकर ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। कई बच्चे तो हमने हॉस्टल में देखे हैं, इन बल्ब को अपने बिस्तर के नीचे लगा के भी गर्मी का मजा लेते हैं, कम से कम जब सर्दी का मौसम होता है दिसंबर जनवरी में। और कचौड़ी और पेटीज बेचने वाले तो अपने कांच के डब्बे में कचौड़ी के साथ साथ एक बल्ब भी लटका ही देते हैं, जिससे कि वो गर्म बनी रहती है ज्यादा देर तक। ठीक है जी। तो जूल तापन के अनुप्रयोगों में एक तो बल्ब का अक्सर जिक्र होता है। अब हम एक थोड़ा फ्यूज के बारे में भी देखेंगे, तो पहले मैं आपको फ्यूज का वीडियो दिखा देता हूं। तो ये तो आपका जूल तापन का नियम I²RT वाला तो हो ही है। तो ठीक है, विद्युत धारा का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये हीटर में पानी के अंदर डालने वाली रॉड, हीटर, और ये विद्युत फ्यूज का जरा देखिए आप, इसका मैं आपको चित्र दिखाना चाह रहा था। कभी भी आप टीवी या प्रेस या इस तरह की चीज कभी खोल के देखिए, उसमें एक काले काले स्क्रू जैसे के अंदर एक इस तरह का फ्यूज होगा उसमें। तो फ्यूज के अंदर ये आपको यहां पर इस जगह देखिए, ये एक तार, पतला सा तार नजर आता है। साथ ही इस फ्यूज पे लिखा भी हुआ 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, जो कुछ उसकी रेटिंग होती है, एक उसका मानक अंक लिखा होता है उसके ऊपर, है ना, रेटिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो फ्यूज कह रहा है, मान लो उसमें 5 एम्पियर लिख दी, तो फ्यूज कह रहा है कि भाई तुम मेरे अंदर से 5 एम्पियर से ज्यादा धारा बहाओगे तो मैं अपने इस छोटे से पतले से तार को तोड़ दूंगा, जिससे कि आगे परिपथ में ज्यादा धारा ना बहे या धारा बहना ही बंद हो जाए। इससे वो क्या होगा, किसी और विद्युतीय प्रभावों से वो सुरक्षित हो जाता है। तो फ्यूज वगैरह क्या होता है कि भाई वो परिपथ को ही काट देते हैं यदि किसी मानक स्तर से ज्यादा धारा जाए। इससे हमारे अन्य उपकरण वगैरह या जो मेन उपकरण है वो सुरक्षित हो जाता है। घर में भी जहां बिजली का मीटर लगा होता है, वहां पर मीटर के बगल में भी हम एक फ्यूज लगाते हैं। आजकल तो एमसीबी का जमाना आ गया, एमसीबी एक अलग चीज होती है, वो भी एमसीबी ही कहती है कि भाई किसी वजह से यदि घर में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हुआ तो वो एमसीबी खुद ही ट्रिप हो जाती है, खुद ही वो ऑफ कर देती है सर्किट को। फिर हमको वापस जाके उसको उठाना पड़ता है, और यदि फ्यूज है तो फिर उसको तार से हम बांधते भी हैं। ठीक है जी। तो फ्यूज हुआ या बल्ब हुआ या आयरन वगैरह हुई, इनका जो तापन अवयव होता है यानी हीटिंग एलिमेंट होता है, उसका प्रतिरोधकता उच्च होगी, यानी उसका प्रतिरोध उच्च होगा। अरे भाई उच्च होगा तभी तो ज्यादा टक्कर की वजह से वो ज्यादा ऊष्मा पैदा करेगा, एवं गलनांक भी उच्च होगा। हाँ भाई गलनांक भी उच्च चाहिए,
पता पड़ा निम्न गलनांक हुआ, तो वो हमने पता पड़ा एक बार में प्रेस या रॉड का इस्तेमाल किया और वो गल गया और वो हमेशा के लिए सर्किट या यंत्र बेकार हो गया। तो गलनांक भी उच्च होना चाहिए और प्रतिरोधकता भी उच्च होना चाहिए। तो ये विद्युत फ्यूज का चित्र दिखाना था। आजकल विद्युत फ्यूज की जगह पर एमसीबी, ठीक है, वो भी मैं उधर आपको लिख के दिखा दूंगा बोर्ड पर। तो मैं आपको फ्यूज के बारे में फिर से बताता हूं। ये देखिए फ्यूज। तो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा यदि फ्यूज की रेटिंग से ज्यादा हो जाएगी तो फ्यूज का जो तार होता है वो गल जाएगा, और जब वो तार टूट जाएगा तो फिर धारा बहेगी नहीं, यानी परिपथ टूट गया या तार टूट गया तो धारा आगे बहना बंद कर देगी, जिससे हमारे अन्य कीमती उपकरण सुरक्षित हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है फ्यूज लगाने की घर के बाहर? कि आप भी जानते हैं कि कई बार क्या होता है, आंधी तूफान आते हैं, तो आंधी तूफान आने से क्या होता है, बिजली के तार टूट जाते हैं। तो हो सकता है आपके जो घर में आने वाला बिजली का तार है उसमें कोई उच्च वोल्टेज वाला तार आके गिर गया, तो घर के अंदर भी वो उच्च वोल्टेज या उच्च करंट आ जाएगी। तो वो उच्च करंट जैसे ही घर के अंदर प्रवेश लेगी मीटर के थ्रू, वहां पे हम एक क्या फ्यूज लगाए रखते हैं या एमसीबी लगाए रखते हैं। तो जैसे ही वो उच्च स्तर की धारा या विभवांतर आया तो हमारा मीटर के पास लगा हुआ एमसीबी या फ्यूज वायर खुद गिरकर या टूटकर घरों के अंदर जो कुछ भी यंत्र लगे हुए हैं उनको नुकसान होने से या उनकी हानि होने से बचा देता है। तो घर के मीटर के पास भी एमसीबी या फ्यूज वायर लगाते हैं। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट तो आपने बहुत नाम सुना होगा कि कई बार गर्मियों में हम किसी एसी या इस तरह के उपकरणों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके जो तांबे के तार होते हैं उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, यानी जो रबड़ जैसा प्लास्टिक जैसा होता है, वो गल जाता है, जिससे वो दोनों दो तांबे के तार, ठीक है, एक को लाइव बोलते हैं, एक को न्यूट्रल, या साधारण भाषा में एक को गर्म एक को ठंडा, तो दोनों क्या होते हैं, एकदम से मिल जाते हैं। जैसे ही मिल जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा धारा बहती है, बहुत ज्यादा धारा बहेगी तो फिर वो अंदर के उपकरण को नुकसान कर देगी। तो या तो आंधी तूफान में तार टूट जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि उनका जो तार होते हैं उनका जो आवरण होता है प्लास्टिक या रबड़ का वो गल जाता है, तो उच्च धारा घरों के अंदर आ जाती है। तो वो उच्च धारा के आते ही किसी भी उपकरण का फ्यूज या घर के बाहर मीटर के पास लगा एमसीबी खुद ब खुद टूट जाता है या ट्रिप हो जाता है, जिससे परिपथ टूट जाएगा और उसके चलते टीवी एसी या जो घर के कीमती उपकरण हैं उनका नुकसान होने से बच जाता है। तो फ्यूज पे हमेशा एक मानक अंक लिखा होता है जिसको रेटिंग कहते हैं। तो वो रेटिंग उस पर लिखी होगी, तो जब भी उस रेटिंग से ज्यादा धारा आ जाएगी फ्यूज के तार में तो फ्यूज खुद का बलिदान दे देता है, खुद टूट जाता है, पर घर के कीमती उपकरण तक धारा नहीं पहुंचने देता। आइए एक छोटा उदाहरण ले लें। तो ये उदाहरण लिया है हमने कि भाई किसी जो प्रेस होती है कपड़ों को जो एकदम अच्छा करने के काम में आती है, सलें हटा देती है, तो एक प्रेस है जो 220 वोल्ट पर है ना, हमारे घरों के अंदर जो विभवांतर आता है सरकारी तौर पे वो 220 वोल्ट ही आता है। तो वो जो प्रेस है उसका जो गर्मी पैदा करने वाला अवयव है वो 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग करता है, ठीक है जी। तो 1 किलोवाट शक्ति का, तो 1 किलोवाट को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 किलो का मतलब 1000 और वाट का मतलब क्या होगा, जूल प्रति सेकंड। तो वो जो प्रेस है यदि सरकारी सप्लाई में लगा देते हो 220 वोल्ट पर, तो वो प्रेस देखिए जरा 1 सेकंड में 1000 जूल इतनी शक्ति का वो उपयोग करती है। तो बताइए हम आयरन प्रेस के अंदर कितना का फ्यूज लगाएं जिससे कि कभी शॉर्ट सर्किट या आंधी तूफान में बिजली का तार भी यदि गिर जाए तो बाहर घर के अंदर जो आने वाली विद्युत धारा है उसके चलते भी
हमारी प्रेस खराब ना हो, जले नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो है वोल्टेज और ये क्या है तुम्हारी शक्ति मतलब P। और फ्यूज के अंदर किसकी रेटिंग होती है, हमेशा फ्यूज के ऊपर आप कभी गौर करिएगा एम्पियर में रेटिंग लिखी होगी, 5 एम्पियर 2 एम्पियर जैसा सर्किट हो, तो फ्यूज के अंदर हमेशा एम्पियर में रेटिंग होगी। एम्पियर क्या होता है, करंट, ठीक है, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की। तो वोल्टेज है, इधर पावर है और करंट यानी फ्यूज चाहिए यानी करंट चाहिए। तो P बराबर VI में सूत्र में ये सब डाल दें। तो पावर की तो हमने क्या डाल दिया, ये डाटा 1000 वाला है ना जी, और वोल्टेज की हमने क्या डाल दिया 220। तो मैं लिख देता हूं चलो, तो P की जगह मैंने क्या डाला 1000, V की जगह मैंने क्या डाला 220, और इससे मेरे को धारा का मान मिल गया। तो धारा का मान मुझे कितना मिला 4.54, यानी जो प्रेस है उसके अंदर कितनी धारा बहती है 4.54, जब भी वो अच्छे से काम करे। तो हम फ्यूज जो है, फ्यूज की रेटिंग इससे थोड़ी सी ज्यादा लेंगे। अरे भाई कम लेंगे तो वो तो प्रेस को चलने ही नहीं देगा। तो फ्यूज की रेटिंग जो होगी 4.54 से थोड़ी सी ज्यादा रखनी होगी। तो हम सबसे बढ़िया होगी हम फ्यूज कितने का ले लें, 5 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर एक बहुत अच्छी हमारी चॉइस है, वो उतने का फ्यूज हम प्रेस में लगा देंगे, या प्रेस जिस लाइन में लगी है उसमें लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब वो प्रेस या आयरन चलेगी तब तो वो 4.5 एम्पियर के करीब धारा खींचेगी। तो ये कह देगा हाँ भाई आई एम हैप्पी कि भाई मेरे को जो परमिशन है, जिस चीज की मैं सुरक्षा कर रहा हूं 5 एम्पियर से, उससे तो ये मान कम ही है। तो वो कहता है हाँ भाई तुम बढ़िया काम कर रहे हो। पर किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए या आंधी तूफान से तार गिर जाए तो उस केस में तो आयरन की तरफ आने वाली धारा बहुत बड़ी होगी, हो सकता है 10 एम्पियर हो 50 एम्पियर हो, मुझे नहीं पता। तो वो तुरंत कह देगा कि भाई मेरे से तो 5 एम्पियर से ज्यादा आ रही है, 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा आएगी वो फ्यूज खुद का बलिदान दे देगा, वो खुद टूट जाएगा और हमारी प्रेस सुरक्षित रह जाएगी। तो हमेशा किसी भी उपकरण के लिए P बराबर VI से I निकालें, और उस I से थोड़ा सा मतलब 2-5% थोड़ा सा ज्यादा, 4.5 आया था, 4.5 की वजह मैंने 5 ले लिया। तो 5% 10% थोड़ा सा मार्जिन रख के उतने का फ्यूज हम लगा देते हैं। आप इसको उतार लें। तो फ्यूज खुद अपना बलिदान देके घर के अन्य कीमती उपकरण को सुरक्षित कर देता है। आजकल फ्यूज के MCB आते हैं, वो आपने देखे होंगे इस तरह में, और इसमें छोटे से बटन होते हैं, यहां पर वो गिर भी जाता है, उल्टे चलते हैं, वो ऑन ऑफ उनका उल्टा चलता है। MCB को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब इसकी हिंदी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो आए ही अब है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और फ्यूज में तो हम वही पतला अंदर से या तो तार लगा जाता है, नहीं तो हम अपने हाथ से भी बांध देते हैं। तो फ्यूज एक ऐसा विद्युतीय छोटा सा सुरक्षा यंत्र है जो खुद बलिदान देके अन्य कीमती यंत्रों को बचा लेता है, और फ्यूज के ऊपर हमेशा एम्पियर में रेटिंग लिखी होती है, ठीक है जी, इतने सी बात है। और फ्यूज किस पर काम करता है, वही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर या फिर जूल के तापीय प्रभाव पर, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव है वो जूल साहब ने दिया था, इसलिए उसको जूल का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। और ये टंगस्टन धातु का जो बल्ब है उसका गलनांक ये वैसे तो 3380 है, पर याद नहीं रहे तो 3 ही याद रख लो, पर याद जरूर रख लो, ठीक है बेटा। तो आज बस यहीं तक। तो विद्युत धारा का ये छठा टॉपिक है। अब अगले टर्न यानी विद्युत धारा के 7वें टॉपिक में हम इस चैप्टर से संबंधित सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।